नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बाकुलिया। इतिहास की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज अपन इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट में जो आपका इतिहास का फर्स्ट पेपर है भारत का इतिहास, उसके अत्यंत महत्वपूर्ण अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखने वाले हैं। दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर की जो एग्जाम लगने वाली है उसमें जो पेपर रहेगा आपका, उसमें 10 क्वेश्चन आपके दो दो अंकों के आएंगे। सबसे पहले अपन 10 क्वेश्चनों की सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर अपन 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे लाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। इनको मैं चित्रों के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इसके बाद में जब ये सीरीज समाप्त हो जाएगी, उसके बाद में अपन थोड़े बड़े क्वेश्चनों को लाएंगे इसी प्रकार से, क्योंकि मैं आंसर भी आपके साथ में लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आपको आंसर खोजने में समस्या होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। बीए से रिलेटेड ही ये है। और जब ये इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज समाप्त हो जाएगी, उसके बाद में मैं पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की भी उसी के साथ में लेकर आऊंगा, ताकि आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। कुछ क्वेश्चन इसमें आए हुए भी हैं, क्योंकि ये जो कॉलेज है ना, इसमें क्वेश्चन है ना जो रिपीट होते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन अपन जो आने वाले हैं उन क्वेश्चनों पर बात करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, दम महामात्र आखिरकार में क्या था। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अशोक महान मौर्य साम्राज्य का एक प्रमुख शासक हुआ है, सबको पता होगा। इसने कलिंग का युद्ध किया और उसमें इसको विजय तो प्राप्त हो गई थी, लेकिन इतना नरसंहार इन्होंने देखा 261 ईसा पूर्व को, तो इन्होंने युद्ध की नीति को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद में इसने अपना एक धर्म चलाया था, दम्म, जिसे दम्म कहा जाता है। तो इसके प्रचार प्रसार के लिए ये दम्म महामात्रों की नियुक्ति जनता के अंदर करता है, ठीक है। तो दम्म महामात्र क्या है? एक प्रकार का अधिकारी है, क्योंकि आपको पता है कोई धर्म चलाओगे तो जनता के अंदर है ना जो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए अधिकारी भी तो नियुक्त करने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। दम्म महामात्र अशोक के वे उच्च अधिकारी थे जिनको दम्म का जनता में प्रचार प्रसार करने के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो जो दम्म चलाया था ना, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए जनता में ये अधिकारी नियुक्त करता है। क्योंकि अब तो अपन के पास में पोस्टर आ गए, फेसबुक इंस्टाग्राम, उसके माध्यम से अपन प्रचार कर देते हैं। उस टाइम ये चीजें नहीं थी, लोगों को भेजना पड़ता था, लोगों को समझाना पड़ता था। इनका प्रमुख कार्य जनता के बीच रहकर दम की बातें समझाना, जो दम इन्होंने चलाया था उसके जो नियम थे उनको समझाना, और उनमें दम के प्रति रुचि पैदा करना कि आखिरकार में अच्छा धर्म है, नैतिक बातें इसमें सिखाई जा रही हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं, इसमें रुचि लो। वो अधिकारी ये करते थे जनता के बीच में। इन्हें ही दम्म महामात्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और आएगा भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आपके सामने दिख रहा है श्रुति, ठीक है। आखिरकार में श्रुति होती क्या है? तो सबसे पहले आपको एक चित्र देखना चाहिए, उसके बाद में इसकी डिटेल देखेंगे, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये चित्र बहुत कुछ बता रहा है। ये प्राचीन काल में हमारे भारत में जो शिक्षा पद्धति थी वो गुरुकुल प्रणाली थी। आज तो अपन है ना जो प्रॉपर विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता था कि आश्रम में वेद दिया जाता था पहले ही। तो ये जो गुरु है ना, वो इन सभी शिष्यों का, आपके सामने दिख रहा होगा बहुत सारे शिष्य थे, इनको एक साथ ज्ञान देता था। इनके पास में, शिष्यों के पास में कोई बुक नहीं होती थी, कोई लिखने की सामग्री नहीं होती थी। ये जो गुरु बोलता था उसको ध्यान से सुनते थे और उसको याद करना होता था। उसी प्रकार ये जो श्रुति है ना, श्रुति मतलब सुनना। प्राचीन काल में ये जो ऋषि होते थे वो वेदों का ज्ञान देते थे, तो वेदों का ज्ञान ये जो शिष्य हैं उनको सुनकर अर्जित करना होता था, उसे ही श्रुति कहा गया है। अब अपन है ना जो श्रुति को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, अब सही समझ में आएगा आपके, ठीक है। तो हाँ, इसको थोड़ा पास में लेगा तो ठीक है। वैदिक साहित्य में वेदों को श्रुति कहा जाता है, ठीक है।
जो वैदिक साहित्य रहा उसमें जो वेद रहे 4, इन वेदों को ही श्रुति कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं वेदों को श्रुति? क्योंकि उस समय शिष्य अपने गुरु से सुनकर ही ज्ञान प्राप्त करता था। ठीक है, श्रुति वेदों को ही कहते हैं। ठीक है, जो ये वेद थे उनका ज्ञान हमने वहां पर देखा, शिष्यों ने सुनकर ही प्राप्त करना होता था। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, श्रुति या आप वेद बोल दो, ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो वेद कितने होते हैं? श्रुति कितनी होती है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो श्रुति आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगी। उसके बाद में हेवन सांग का आप बार बार नाम सुनते हो, इसका अलग अलग बहुत सारे नाम मिलते हैं, ये चीन से आया था। ठीक है, तो सबसे पहले चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। जो हेवन सांग था वो कौन था, कहाँ से आया था, भारत में क्यों आया था? ये भारत का नहीं था। ठीक है, ये एक यात्री था। हेवन सांग है, चीन का रहने वाला है। ठीक है, ये भारत में क्यों आया था? सबसे इम्पोर्टेंट बात है, 2 चीजें इसमें हमेशा ध्यान में रखना। जब ये आया था तो भारत में किसका शासन था? हर्षवर्धन का। तो ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन के काल में ये आया था, और ये चीन से आया था। वर्तमान में जो चीन देख रहे हो वहां से आया था, क्योंकि भारत में वो बौद्ध धर्म प्रचलित था और चीन में भी बौद्ध धर्म प्रचलित था। तो ये यहाँ पर देखने आया था कि महात्मा बुद्ध की जो भूमि है वहां पर, यानी भारत में कौन कौन से स्थल हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, उनके ग्रंथों को पढ़ने आया था ये हेवन सांग। इसने क्या किया कि यहाँ की संस्कृत भाषा चलती थी, तो ये तो चीन का रह गया, तो संस्कृत आती नहीं थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय का आपने नाम सुना होगा, वहां पर जाकर सबसे पहले इसने संस्कृत सीखी, और उसके बाद में यहाँ के ग्रंथों का अध्ययन किया, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया, और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करके अपनी चीनी भाषा में उनको लिखकर बहुत सारी पांडुलिपियां यहाँ से लेकर अपने देश में गया था। तो अब ये भारत का वर्णन नहीं करेगा क्योंकि भारत में ये यहाँ पर क्या क्या चीजें थी। ठीक है, तो ये हेवन सांग ही था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं अपन। हेवन सांग एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था। चीनी यात्री बता दिया है पहले, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, हर्षवर्धन जो था उसके शासनकाल में भारत आया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में रहकर, ये 7वीं शताब्दी में आया था, बौद्ध स्थल और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना। अब ये बौद्ध स्थल और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन कब कर पाएगा? जब ये संस्कृत भाषा सीखेगा, और संस्कृत भाषा इसने नालंदा विश्वविद्यालय में सीख ली थी, जो प्रसिद्ध विद्यालय रहा था उस टाइम का विश्वविद्यालय। उसकी एक प्रसिद्ध रचना भी है सी की, ये ध्यान में रखना। सी की में सारी चीजों का वर्णन करता है। 15 साल तक ये रहा, उसके बाद में ये वापस लौट गया अपने देश। ठीक है, तो इस चीज का भी अपन डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके बाद में आपके सामने दिख रहा है गोपुरम, इंपॉर्टेंट है। गोपुरम आखिरकार में होता क्या है? सबसे पहले तो मैं चित्रों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा गोपुरम होता क्या है। ठीक है, चित्रों के माध्यम से चीजें है ना जो सही समझ में आती हैं, इसलिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपके सामने दिख रहा है, ये मंदिर है ना जो दक्षिण भारत के मंदिर है द्रविड़ शैली में। जो दक्षिण भारत रहा ना उसको द्रविड़ बोला जाता है, द्रविड़ प्रदेश। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर द्रविड़ संस्कृति विकसित हुई, तो वहां पर ये मंदिर मिलते हैं जो किस शैली में निर्मित है? द्रविड़ शैली में निर्मित है। तो ये जो आप इसका दरवाजा देख रहे हो ना, दक्षिण भारत के जो मंदिर थे द्रविड़ शैली में जो निर्मित थे, उन प्रवेश द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। और ऊपर से ये है ना जो अलंकृत थे, जैसे आप देख रहे हो मूर्तियां लगी हुई हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के आप मंदिर यहाँ पर देख सकते हो। तो यही गोपुरम कहलाता है। इनके जो दरवाजे थे उनको ही गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, तो आप पढ़ लेते अपन, अब आसानी होगी आपको। गोपुरम, ठीक है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, यानी दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली चलती है मंदिरों को बनाने में। ठीक है, तो में बने मंदिरों के मुख्य प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। ये जो दरवाजा मैंने दिखाया इनको ही गोपुरम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर 5वां, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आखिरकार में क्या था? मोहनजोदड़ो है ना जो सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा होगा, उसका एक प्रमुख नगर था। ये नगर कैसा दिखता था ये देख लो। देखो, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है।
जो पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में, सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। ऊपर ही ऊपर ये जो आप टीला देख रहे हो, ये ऊपरी टीला इसको बोलते हैं। और यहाँ पर है ना जो अमीर लोग रहते थे, राजा रहता था, ठीक है, सैनिक वर्ग यहाँ पर रहता था। और ये जो नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पर है ना जो गरीब लोग रहते थे, किसान लोग रहते थे। तो ये आज भी हमें मिलते हैं। तो मोहनजोदड़ो का प्रमुख नगर है ये, ठीक है। ये आपको आपके सामने दिख रहा है, इस प्रकार का आज भी स्थित है पाकिस्तान में, ठीक है। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है। यानी यहाँ पर बहुत सारे है ना जो कंकाल मिले हैं, इसलिए इसे मृतकों का टीला बोल दिया जाता है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। पहले ही बता दिया पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत है, वहां पर सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज ध्यान में रखना 1922 में हुई थी, राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। तो इस प्रकार आपको शब्द दे देगा और उसका आपको वर्णन करना पड़ेगा, ठीक है। 2 अंकों के क्वेश्चन है। उपनिषद, उपनिषद आखिरकार में कहते किसे हैं, ठीक है। पहले कुल उपनिषद कितने चलते थे? टोटल 8 उपनिषद चलते थे, ठीक है। अब ये उपनिषद क्या है इसको देख लेते हैं, ठीक है। मुझे बार बार पलटना पड़ता है ताकि आपको चीजें क्लियर हो, आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं कर पाऊँ। आप जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हो वो उद्देश्य आपको पूरा हो सके। उपनिषद शब्द उपनि, तो इसमें उपसर्ग है और सद धातु से ये बना है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है? ये जो उप है ना, इसका अर्थ है पास, ये नी है उसका अर्थ है नीचे, और सद का मतलब क्या होता है? बैठना। अर्थात एक शिष्य द्वारा विनम्र भाव से गुरु के समीप बैठना और आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करना। यानी पहले क्या होता था कि एक शिष्य है ना जो आदर भाव से गुरु के सामने बैठता था और ध्यान से गुरु की बातें सुनता था। गुरु कौन सा ज्ञान देता था? आध्यात्मिक ज्ञान देता था, वेदों की बातें बताता था। तो इसको ही अपन उपनिषद बोलते हैं, ठीक है। इन उपनिषदों में आखिरकार में वर्णन किसका मिलता है ये भी तो पता होना चाहिए ना। उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? ईश्वर से संबंधित ज्ञान। आत्मज्ञान यानी हमारे जो अंदर जो आत्मा है उसका ज्ञान। इन दोनों का ज्ञान है ना जो इसमें उपनिषदों में मिलता है। हमने पहले देखा कुल संख्या इनकी 108 है, लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट कितने? 11 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं। तो ये नाम है ईशावास्य, कैन, कंठ, प्रसन, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वेतर, छांदोग्य, बृहदारण्य और कौशितकीय, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद में देखो मेगस्थनीज, मेगस्थनीज भी ह्वेनसांग की तरह ही था, लेकिन ये चीनी नहीं था। ये कौन था? यूनानी था जो भेजा गया था, ठीक है। तो इसकी शक्ल देख लेते हैं पहले कि भाई कैसा दिखता है। शक्ल तो देखे, ये देखो इस प्रकार का दिखता है, ये यूनानी था, ठीक है। ये यूनानी था जो भेजा गया था। अब किसके द्वारा भेजा गया था और किसके शासनकाल में भेजा गया था इसको देख लेते हैं अपन, ठीक है। मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये सेल्यूकस था ना जो यूनान का था राजा, और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में 305 ईसा पूर्व को युद्ध हुआ भयंकर, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया और इसके साथ में संधि की। और संधि के साथ में इन्हें राजदूत भेजा सेल्यूकस ने। अपनी बेटी का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में किया था, आपको पता है। बहुत सारे प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिए थे। तो उसी प्रकार ये इसके शासनकाल में आया था। और आगे पढ़ो, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। एक इंडिका नामक पुस्तक लिखता है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन करता है। आपको पता है कि मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, तो वहां की चीजें उसने देखी, तो उन चीजों को ही इस इंडिका पुस्तक में लिख दी। इससे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध की जानकारी मिलती है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य शासन किस प्रकार चलाता था, वो सारी चीजों की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो सारी चीजें मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, फिर बाद में सीरीज आए ना तो उनको और पढ़ लेना एक बारी।
आपका काम हो जाएगा। अभी मार्केट में शायद सीरीज आई नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां, सारनाथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारनाथ ये दे देगा और आपको बताना पड़ेगा कि आखिरकार में ये क्या है। तो सारनाथ जो है ना, उत्तर प्रदेश आप जानते हो, वहां पर वाराणसी है, बनारस है, उसके समीप ये स्थित है। तो ये देखो सारनाथ में क्या स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित ये स्थल है और यहाँ पर बौद्ध स्तूप स्थित है। ठीक है, वर्णन में अपन देख लेंगे। और तो ये इस प्रकार का स्तूप स्थित है और विहार भी यहाँ पर स्थित है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। ठीक है, यहाँ पर ये भी मिला है, ये सारनाथ में ये मिला है। यहाँ पर आप सिक्कों पर देखते हो, ये अशोक का एक स्तंभ है। ठीक है, जिसमें 4 सिंह को दिखाया गया है। यानी अशोक ने यहाँ पर है ना, जो बौद्ध स्तूप जो आप अभी अभी आपने देखा है, और इस जो ये है ना, सिंह शीर्ष स्तंभ बोलते हैं इसको। यानी इसमें 4 सिंह हैं, जो शेर हैं 4, और वो अलग अलग दिशाओं में मुंह करके खड़े हुए हैं। यानी चारों दिशाओं का प्रतीक है ये। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही। देख इस प्रकार का ये व्याघ्र मुद्रा में खड़े हैं, यानी गुस्से से क्रोधित मुद्रा में ये चारों दिशाओं में देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये रखे हुए हैं और आप सिक्कों पर और नोटों पर भी इसका अंकन आप देखते हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज है। तो मैंने लगभग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया, पढ़ना बाकी है। सारनाथ वाराणसी के समीप स्थित प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, जिसे बनारस भी बोला जाता है, जहां महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया था तो इसी स्थान पर सबसे पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था, आप सबको पता होगा। ठीक है, इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जो 5 ब्राह्मणों को इन्होंने ज्ञान दिया था ना, उपदेश, उसको बौद्ध ग्रंथों में क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। ये ऐसे कैसे शब्द भी आ सकता है, इसकी व्याख्या भी आपको करनी पड़ सकती है। ठीक है, इसका एक नाम बौद्ध साहित्य में ऋषि पत्तन भी मिलता है। सारनाथ का दूसरा नाम क्या मिलता है, ऋषि पत्तन भी नाम मिलता है। ठीक है, स्थापना आखिरकार में इसकी किसने की, सारनाथ में जो ये सारी चीजें बनी हुई हैं उनकी स्थापना किसने की, काशी के प्रसिद्ध श्रेष्ठी नंदी, एक नंदी नाम का काशी का प्रसिद्ध व्यापारी था, ने यहाँ पर बुद्ध के लिए सबसे पहले विहार बनाया था। विहार क्या होता है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं ना, उनके रहने का स्थान। इसके पश्चात अशोक ने यहाँ पर स्तूप एवं स्तंभ बनवाए। ठीक है, स्तंभ हमने देखा था ना, आगे देखो जिक्र, जिसमें सिंह शीर्ष स्तंभ अत्यधिक प्रसिद्ध है। देखो सिंह, सिंह मतलब शेर, यानी चारों शेर है ना, जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं, उसका इसमें वर्णन दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में 9वां क्वेश्चन, देवी चंद्रगुप्तम, बार बार क्वेश्चन आता रहता है, आखिरकार में ये है क्या। ये किसकी रचना है, विशाख दत्त की रचना है, गुप्त काल का एक प्रमुख दरबारी रहा है। विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना की, जो संस्कृत में लिखा हुआ है। गुप्त काल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो संस्कृत में थे। ठीक है, वर्णन, इसमें समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र रामगुप्त का वर्णन मिलता है। देखो समुद्रगुप्त जो गुप्त साम्राज्य का प्रमुख शासक माना जाता है, उसके 2 पुत्र थे। एक तो आपके सामने दिख रहा है रामगुप्त, और दूसरा था चंद्रगुप्त द्वितीय। ये रामगुप्त है ना, बहुत कमजोर शासक था। इसने जब शकों का आक्रमण हुआ तो ये इतना कमजोर शासक था कि इसने अपनी पत्नी दत्त देवी को शकों के हाथों में सौंप दिया। अब देखो कितना कायर शासक, जिसने अपनी पत्नी को सौंप दिया। देखो आगे पढ़ो, जो इतना कायर था कि शकों के आक्रमण के समय शकों को अपनी पत्नी दत्त देवी को सौंप दिया, अपनी पत्नी को सौंप दिया। बाद में रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय उसको बचा कर लाता है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, अपनी भाभी को बचा कर लाता है, शिविर में घुस जाता है, यानी महिलाओं के कपड़े पहन कर जाता है और वहां पर इसको बचा कर लाता है। उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, रामगुप्त को मार देता है, यानी गद्दी से हटा देता है, क्योंकि इतना कायर शासक टिकेगा क्या, और इस दत्त देवी से विवाह कर लेता है। ठीक है, क्योंकि अभी इसकी पत्नी दत्त देवी इसके साथ में रहना पसंद करेगी क्या, नहीं करेगी ना, इतने कमजोर शासक के साथ में, जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। ठीक है,
इसके बाद में 10वां क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति ये आखिरकार में क्या थी, इसका चित्र भी अपन देख लेते हैं, उसके बाद में आपको सही समझ में आएगा। ये आप देख रहे हो प्रथम बौद्ध संगीति, इसमें क्या होता था कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में है ना, जो अजात शत्रु ने आयोजित करवाई थी और बहुत सारे बौद्ध भिक्षु और आम लोग भी यहाँ पर आए हुए थे। तो महाकश्यप को इसका अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि कोई भी सभा होती है तो उसका अध्यक्ष भी तो बनता है ना, लीडर, ठीक है। तो ये बहुत सारे बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं, तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको शुद्ध करने का यहाँ पर प्रयास किया गया। तो यहाँ पर देखो ये लास्ट है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण, ठीक है। ये महापरिनिर्वाण क्या होता है, शब्द दे दे आपको और दे भी सकता है वो। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, उनका मोक्ष हो गया था, तो उसको ही बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो उसके तुरंत बाद यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद अजात शत्रु, मगध साम्राज्य का प्रमुख शासक रहा है, ने राजगृह में करवाई थी। मगध की राजधानी क्या हुआ करती थी पहले, राजगृह, वहां पर ये आयोजित करवाई थी लगभग 400 ईसा पूर्व को, ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन बनाते हैं, यहाँ पर देखो दिख रहा है आपको, महाकश्यप इनका है ना जो अध्यक्ष बना था। उद्देश्य क्या था इसका, महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाओं की शुद्धता बनाए रखना, यानी उनको उनमें है ना मिलावट नहीं हो सके किसी प्रकार की, उसके लिए रणनीति बनाने एक प्रकार से। तो ये आज की क्लास इतनी ही थी, 10 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। आगे वीडियो लंबी सीरीज चलने वाली है, 50-60 क्वेश्चन देखेंगे जो 10 क्वेश्चन अपन के सही हो सके, ठीक है। इसी प्रकार मैं आपको समझाता चलूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ।